हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीएससी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का थर्ड चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके स्टैंजास का रेफरेंस और कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसका जो पहला स्टैंजा है वो आपका व्हेन आई कंसीडर से डॉट 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 साइड तक है। आइए सबसे पहले इसका रेफरेंस पढ़ते हैं। रेफरेंस जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि बहुत ही सरल होता है। इसमें केवल उस चैप्टर का नाम और जो उसके रचयिता है उनका नाम लिखा जाता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाई जॉन मिल्टन। अर्थात इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक पोएम से लिया गया है, जिसे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। आइए कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इन दीज लाइन्स मिल्टन सेज दैट ही वॉज वेरी मच एंसियस टू सर्व गॉड with his poetic powers। इन पंक्तियों में मिल्टन कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। किस चीज़ के लिए इच्छुक हैं? अपने काव्यात्मक क्षमताओं के द्वारा ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है। इस लाइन को एक बार फिर देख लेते हैं। इन पंक्तियों में मिल्टन कहते हैं कि वो अपनी काव्यात्मक क्षमताओं के द्वारा ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, बट he could not do so। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आगे लिखा हुआ है बिकॉज he became blind in the middle of the age। क्योंकि वो मात्र 44 साल की अवस्था में ही पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। अर्थात मिडिल ऑफ द एज का मतलब अधेड़ आयु जिसे कहा जाता है, आधी आयु लगभग माना जाता है। एक व्यक्ति की आयु 90-100 साल है, तो लगभग ये मात्र 44 साल की अवस्था में ये पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे, इसीलिए मिडिल ऑफ द एज कहा गया है। आइए एक्सप्लेनेशन में आते हैं। द पोएट बिकम्स कम्प्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। कवि मात्र 44 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। द वर्ल्ड अपीयर्स टू हिम डार्क एंड फुल ऑफ ट्रबल्स। यह संसार उन्हें अंधकारमय और विभिन्न समस्याओं से भरा हुआ दिखाई देता है। गॉड गिव हिम द स्पेशल एबिलिटी ऑफ कंपोजिंग पोएम्स। ईश्वर ने उन्हें विशेष योग्यता प्रदान की थी। और विशेष योग्यता क्या प्रदान की थी? कंपोजिंग पोएम्स अर्थात कविता की रचना करने की विशेष योग्यता उन्हें ईश्वर ने प्रदान की थी। आफ्टर लूजिंग हिज आई साइट द पोएट फील्स दैट ही इज़ नॉट एबल टू मेक यूज ऑफ द पोएटिक गिफ्ट। नेत्रों की ज्योति चले जाने के पश्चात या बाद द पोएट फील्स, कवि यह महसूस करते हैं कि वो अपने काव्यात्मक उपहार के द्वारा जिसे ईश्वर ने दिया है, काव्यात्मक क्षमता के द्वारा या काव्यात्मक रचना के द्वारा ईश्वर की सेवा करने में अब असमर्थ हैं। द पोएट ऑल्सो फील्स दैट इफ द पोएटिक टैलेंट इज केप्ट हिडन इट इज़ इक्वल टू मॉरल डेथ।
कवि यह भी महसूस करता है या कवि महोदय ये भी महसूस करते हैं कि यदि काव्यात्मक क्षमता को हिडन अर्थात छिपाए रखा जाए या दबाए रखा जाए तो वह नैतिक मृत्यु के समान है। इट मीन्स दैट द पोएट इन हिम विल डाई। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके अंदर जो कवि विराजमान है उसकी मृत्यु हो जाएगी। सो ही इज एंसियस टू सर्व गॉड बाय दैट पोएटिक टैलेंट। इस प्रकार या अतः वो अपनी काव्यात्मक क्षमता के द्वारा ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है या इच्छुक है। इन दिस वे he will be able to present before God a true account of life on the day of judgment। इस तरीके से कवि महोदय मरने के बाद ऐसा कहता है कि मरने के बाद जब लोग स्वर्ग में जाते हैं तो वह न्याय होता है, उसी के बारे में है यहाँ पर आगे दिया गया है। इन दिस वे, इस तरीके से ही मतलब है कवि महोदय जजमेंट वाले दिन यानी न्याय वाले दिन अपने जीवन का सही लेखा जोखा ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य हो सकें। इसीलिए वो किस लिए इच्छुक हैं? अपनी काव्यात्मक क्षमता के द्वारा ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, ताकि मरने के बाद जब वो ईश्वर के पास पहुँचे तो ईश्वर के सामने अपने किए गए कार्यों का सही लेखा जोखा, ट्रू अकाउंट लिखा है ना, सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकें। इस तरीके से ये पहला स्टेंजा समाप्त हुआ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।